राहुल गांधी की राजनीति बहुत अच्छी है। तो काउंटर मैं ये भी करना चाहूंगा कि इस देश में कौन सा नेता सबसे अच्छा है और किसकी राजनीति सबसे अच्छी है। सबसे बड़ी बात तो यही कि जिस नेता की जीत होती है, जिस पार्टी की जीत होती चली जाती है, वही पार्टी अच्छी कहलाती है, जिसकी सरकार बनती है। आज बीजेपी की सरकार है या नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह की सरकार है, तो अगर जीत रही है तो वही सरकार सबसे अच्छी चल रही है, क्योंकि जनता उसको वोट भी डाल रही है। मेरा ये और कहना हार है। के ही आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं ना अखिलेश जी, जीत और हार के आधार क्या है, जीतती कोई पार्टी क्यों है, हारती कोई पार्टी क्यों है, इसी पर तो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के कुछ जो नेता हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है, बड़े बड़े पदों पर रहे, घोटाले किए और कांग्रेस को बदनाम किए और आज कांग्रेस की इस हालत में को लेके आ गए हैं। मैं सूर्यकांत जी से एक मिनट जरा सा पूछना चाहता हूं। सूर्यकांत जी, मेरा अभी भी वो सवाल बना हुआ है, कांग्रेस पार्टी के जो दो टकिया सलाहकार हैं और उसमें खास तौर से जो अभी इन्होंने जिक्र किया, दलाल पत्रकार, दलाल पत्रकार आजकल कांग्रेस पार्टी के, आप हैरान हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है मैदान में, ये दलाल पत्रकार लड़ रहे हैं, उनका माउथपीस बन करके पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी लड़ रहे हैं। तो ये जो दलाल पत्रकार है, यही इनको सलाह देते हैं कि आप ये सब काम करते जाइए। आपको लगता है कि इनकी सलाह बार बार फेल हो रही है और कांग्रेस एज ए पार्टी अपना धरातल खो रही है? नहीं, सही बात है। इसमें कोई आपने जो विश्लेषण किया है ना, वो एकदम सटीक है और सही है। जैसा उत्तर प्रदेश में प्रशांत किशोर जी ने एक बार कांग्रेस के साथ काम किया था और आप उनका इंटरव्यू देखेंगे तो उन्होंने यही कहा है कि मैं जो प्लान करके देता था, वो ये इनके धरातल के जो लोग होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, जिला स्तर के नेता होते हैं या राज्य स्तर के जो नेता है, वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं करते थे, वो अपनी ही मर्जी करते थे। यानी प्रशांत किशोर जी का भी तो यही यही उनका कहना था, कांग्रेस क्यों हारती है, क्योंकि वो नीचे स्तर के ऊपर जो भी प्लानिंग है वो देते नहीं है, नंबर एक। और दूसरा, मुझे जो आपने कहा उसमें दो दो उसके अंदर दो तरीके से हम लोग सोचते हैं। सलाह देने वाले जो लोग होते हैं, वो सलाह उनके उनके साथ वो क्यों जुड़ गए। आप इसको जो सोच होती है ना, जो कांग्रेस की जो थिंक टैंक है या फिर जो भी नेता लोग है, जो भी एक 5-6 लोग होंगे, जो पूरा राष्ट्र का पूरा संगठन का काम और पार्टी कैसे बढ़े इसको देखते होंगे, वो इन्होंने इन सलाहकारों को क्यों लिया है? आप इसकी बात अगर सोचेंगे तो उनके पास अपनी खुद की थिंक टैंक कुछ नहीं रही। उसका कारण है कि कनेक्शन जो होता है राष्ट्र स्तर के नेताओं का धरातल के या कार्यकर्ताओं के ऊपर या फिर लोगों के साथ जो कनेक्शन चाहिए, वो कनेक्शन टूट गया है। इनके पास फीडबैक ही नहीं आ रहा है। इनके पास फीडबैक कौन दे रहा है? तो यही लोग दे रहे हैं जिनको आप अपने सलाहकार समझ रहे हैं ना, इनके तरफ से वो देते हैं उनका फीडबैक। और ये सलाहकार लोग कौन है? इनका धरातल से कोई वास्ता नहीं है साहब, ये कभी मिलते नहीं है इन लोगों से। ये अपनी टीम वर्क करते हैं, उसके बाद जो लोग रखते हैं वो जो बोलते हैं उसी तरह से वो देते हैं। ये उन्हीं लोगों से मिलते हैं। जैसा आप टीवी चैनल के ऊपर देखेंगे, अगर किसी का अच्छा दिखाना है तो उन्हीं के लोगों को वो दिखाते हैं पीछे में और उनसे उनका बाइट ले लेते हैं। ये तो मैं खुद देखता हूं ना, ये जो चलता है ना, ये सब पूरा का पूरा प्लानिंग वाला कार्यक्रम होता है और यही उनको देते हैं और यही उनकी हार का कारण है। यही उनका कांग्रेस जो आज पीछे जा रही है ना, उनके पास कार्यक्रम नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्यकांत जी, मैंने बहुत सारे पत्रकारों को देखा कि वो पर्सनल लाइक डिसलाइक पर पॉलिटिकल थ्योरी गढ़ लेते हैं। बिल्कुल सही बात उनको बोल ये मान लीजिए कि मोदी को कोई व्यक्ति डिसलाइक करता हो, लेकिन अब डिसलाइक करने की वजह से जो पॉलिटिकल रियलिटी है उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। भाई, पॉलिटिकल रियलिटी एक अलग है, मोदी को डिसलाइक और लाइक करना एक अलग विषय है। आपको अगर मान लीजिए मोदी को हराना है तो मोदी को तो ये देखना पड़ेगा ना कि भाई मोदी हारेगा कैसे। तो आप कह रहे हैं मोदी गंदा आदमी है, मोदी एकदम बेकार है, वो फासिस्ट है और इसलिए जो कुछ भी कांग्रेस कर रही है वो सब अच्छा है। उसको ये सलाह नहीं दे रही है कि भाई इस आप जिनको आपको लगता है पर्सनली आप खराब समझते हो, लेकिन पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि आज राम मंदिर का विषय घर घर चला गया और एक बहुत बड़ा तबका इस मूवमेंट से जुड़ गया है। ये बोलने के बजाय कि इसका काउंटर आप कैसे ढूंढेंगे, पॉलिटिकल काउंटर क्या हो सकता है,
ये बोलने, ये समझाने के बजाय उनको रात दिन ये कहना कि मोदी तो बहुत गंदा आदमी है, वो फासिस्ट है, वो तो इलेक्शन नहीं होने देगा, ये करना होगा, आप इसी तरीके से लड़िए भिड़िए, अजीब तरह के वो बताते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं ऐसे पत्रकारों को जो बिल्कुल सही बात है, डिसलाइक पर पॉलिटिकल थ्योरी प्रतिपादित कर रहे हैं। नहीं, मैं उसका एक उदाहरण भी देता हूं। जैसा ईवीएम का ये लोग विषय निकालते हैं, ईवीएम का, मैं तो हमारे संपादक से भी मैंने बात किया थी, ईवीएम का जो विषय है ना साहब, तो ये तो मोदी जी को तो चाहिए कि आप विषय ईवीएम की बात करें, क्योंकि इलेक्शन हारने का कारण आपने क्या दिया कि हम ईवीएम से हार रहे, देखिए, और वो उसी में रहते हैं। ईवीएम अगर ईवीएम करेंगे तो फिर हम चुनाव जीतेंगे, तो वहीं फंसे रहते हैं। ईवीएम कभी जाएगा नहीं, और ईवीएम कारण भी नहीं है। आप ईवीएम का कारण देते, लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, आप वहां स्टॉप हो गए। ये इस तरह से अगर ये बचकाना बातें और बचकाना कारण अगर करेंगे, अखिलेश जी को मालूम होगा कि दिल्ली में जब लगातार 3 बार शीला दीक्षित चुनाव जीती, तो यही भाजपा वाले अपने अपने कोढ़ को, अपने पाप को छिपाने के लिए ईवीएम को लेकर के सड़क पर उतर गए थे। ये भाजपा वाले की बात मैं कह रहा हूं। पूरी भारतीय जनता पार्टी ईवीएम लेकर के घूम रही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सच्चाई ये थी कि शीला दीक्षित बार बार पॉपुलर हो रही थी और वो जीत रही थी चुनाव, और ये लोग ईवीएम का ढोल बजा रहे थे। अब ईवीएम बीजेपी वाले जीत रहे हैं, फिर ये ईवीएम का ढोल बजा रहे हैं। यही अजीब हालत है। हाँ जी अखिलेश जी, अच्छा अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर, अलायंस पे आ जाते हैं। अब सलाहकार की बात हो गई, सब लोग कन्विंस हो गए कि ये इनके सलाहकार ठीक नहीं है, और खैर आप कह रहे हैं कि सलाहकार की सलाह खराब हो रही है, इसलिए कि हार रहे हैं तो उन्हें खराब नहीं कर सकते। मान लिया मैं आपकी बात। जिस दिन पहली बार अलायंस में ममता बनर्जी ने खड़गे जी के नाम को अनुमोदित किया प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए, उसके 2 घंटे पहले ममता बनर्जी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। अब बाहर आकर के उन्होंने कहा कि सरकार हमें मदद नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, और उसके बाद ये मामला चल गया था। मैंने उस वक्त एक शो किया था कि ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी जो आपने इशारा किया अखिलेश जी कि इनके इतने एमएलए और एमपी जेल चले जाएंगे, तो क्या लगता है कि उस मुलाकात के बाद ही तय हो गया था कि ममता जी अलायंस में नहीं रहेंगी? जी, राजनीति में इसको हम भेंट मुलाकात, चूंकि बड़े नेता लोग हैं, एक सीएम है, पीएम है, सब कद्दावर नेता है देश के, और कोई किसी से कम नहीं है, तो उनकी मुलाकात होती रहती है, बात होती है, अलग अलग मंच है, अलग विचारधारा की लड़ाई चल रही है, लेकिन मुलाकात सबकी होती है। ममता बनर्जी तो एनडीए के साथ रह भी चुकी है, तो उनका मजे की बात यह है कि ममता बनर्जी की जिस समय मुलाकात हुई थी पीएम मोदी से, तो हमें भी लगता है इस बात को लेकर, ये हमें आशंका है इस बात की कि इस विषय पर इशारों में कोई बात हुई है। लेकिन इस बात को अगर यहीं पर रख दिया जाए, तो सबसे बड़ी बात है कि कल जो ममता बनर्जी ने जो बयान दिया, आज जिसके बाद एक समझिए कि हेडलाइंस देश में बनना शुरू हुआ, उसमें मूल कहानी क्या है कि उसी मुलाकात को अब जोड़ कर देखा जा रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि ममता बनर्जी और अमित शाह के बीच इधर कई बातें हुई है, कई तरह की बातों की खबरें आ रही है, मीडिया के जरिए आ रही है। आप अंग्रेजी अखबार को, 3-4 अखबार को उठाइए, द हिंदू को, इंडियन एक्सप्रेस को, दक्कन हेराल्ड में बड़ी अच्छी अच्छी खबरें उसमें आई है, और इस तरह की चर्चा की गई है इन अंग्रेजी के अखबारों में कि कई तरह की बातें इनकी हुई है राजनीतिक रूप से। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि अगर बात हुई भी है तो होती रहती है, लेकिन अचानक ममता बनर्जी का पलटी मारने वाला बयान, पलटी मारेगी कि नहीं मारेगी हम नहीं जानते हैं, लेकिन पलटी मारने वाला जो बयान कल आया है, या आम आदमी पार्टी के भगवंत मान जो चंडीगढ़ से जो बयान जारी किए हैं, दोनों लगभग 2 घंटे के अंतराल पर ये बातें आई है। तो ममता बनर्जी के बारे में तो क्लियर है कि ममता बनर्जी के 18 विधायक और सांसद ईडी सीबीआई के रडार पर हैं, और ये क्लियर उनमें उनका भतीजा भी है। अगर मान लीजिए कि वो ईडी सीबीआई के बचना चाह रही हैं,
तो क्लियर मैसेज है कि वो इंडिया गठबंधन से को इन लोगों को सीट नहीं देगी, तथा कथित रूप से वो कहती रहेंगी कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अब अगर इंडिया गठबंधन में साथ रहने की बात अगर ममता बनर्जी कहती हैं, तो उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप बंगाल के अलावा कहां हैं कि आपके साथ रहा जाए। तो बंगाल के अलावा असम में या नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में और इसके अलावा गोवा में भी उनकी थोड़ी थोड़ी उपस्थिति है, जहां पर लोकसभा की सीटें नगण्य है एक तरह से। तो उनके साथ कोई फिर जो है अलायंस क्यों करे, किस बात के लिए अलायंस करे। और रही कांग्रेस की बात, तो ये गलत चीज है, गलत इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस ने उससे 6 सीटों की ही मांग की थी और 6 सीटों के बदले ममता बनर्जी, जो मीडिया में जो खबरें आ रही है कि 2 सीट देने की वो बात कर रही हैं, ये भी तय है कि कांग्रेस 4-5 सीटों पर भी मान जाएगी, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि बंगाल में बहुत ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। बंगाल में मेन प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व अधीर रंजन चौधरी और ममता के बीच में समझिए कि एक बॉर्डर लाइन है, और दोनों के बीच में मनमुटाव भी है और दोनों के बीच में तमाम तरह की तलखियां भी आती है। तो ममता बनर्जी उससे भी काफी समझिए नाराज रहती हैं, और ममता बनर्जी का एक स्वभाव भी है, तुनक मिजाज नेता है और तुनक मिजाजी में बहुत सारी बातें बोल जाती है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।